ना कौम इतनी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और ना इंतजामिया से भी अब वो कार्रवाई की जा रही है जिसकी जरूरत है। अगर आप सब ये अब से लेके ईद तक SOPs के ऊपर चलेंगे तो हमें वो कदम ना उठाने पड़े जो बदकिस्मती से इस वक्त हिंदुस्तान में उनको उठाने पड़ रहे हैं। हर किस्म की सियासी मजहबी इज्तिमा के ऊपर पाबंदी है। एक बिल्कुल खतरनाक हद तक हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई चेन वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। हम हर रोज अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये रमजान का महीना जिसके अंदर हमारी तो सारी तवज्जो होनी चाहिए इबादत करने के ऊपर, वहाँ पर हम लाशें उठा रहे हैं इस वबा की वजह से। हुकूमत सिर्फ डोनेशंस या तोहफे में आई हुई वैक्सीन के ऊपर इन्हसार कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। इतनी देर हम ये रोक सकते हैं लॉकडाउन से आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, हमारी माईशत उसको नुकसान पहुंचेगा। हम चंद दिन दूर हैं उस पॉइंट से कि जहां हमें बदकिस्मती से इससे भी ज्यादा जो है फिर मुश्किल फैसले करने पड़ जाएं। जब तक कौम मिलके नहीं इसके साथ मुकाबला करेगी हम ये इससे नहीं जीत सकते। जो है वो इक़्तिदार में चिमटने वाला बंदा ही नहीं है, वो इक़्तिदार के लिए आया ही नहीं है तो वो जरूर तोड़ सकते। खान साहब ने अगर तोड़नी है असेंबली तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मकबूलियत उनको कभी हासिल जिंदगी में नहीं होगी, क्योंकि अवाम में खुशी की लहर दौड़ेगी इस मुल्क के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं मोहम्मद मालिक। कमाल कौम है हम भी। व्हाट्सएप अपना खोलें तो इस वक्त आपको हर दूसरा मैसेज इंडिया का कोई ना कोई किसी ने आपको वीडियो भेजा हुआ है। इंडिया में क्या हालात हैं, किस तरह लोग मर रहे हैं, किस तरह लाशें जल रही हैं, लोग लाशें जलाने पर लड़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स के सामने लोग सांस लेते हुए सड़कों पे मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। लेकिन जब पाकिस्तान की बात करें तो वही बेहतियाती, वही सब कुछ, वही आई डोंट नो हमारे में जहालत ज़्यादा है कि हम ढीठ ज़्यादा हैं या हम ज़िद्दी ज़्यादा हैं, या जब तक हमें कोई बीमारी या चोट नज़र ना आए हम उसको सीरियसली नहीं लेते। मुल्क लॉकडाउन में है, करीबन कंप्लीट लॉकडाउन ही आप समझ लें। मार्केट्स बंद हैं, कारोबार बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं और 6 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटा, एक डिप्रेसिंग माहौल होता है। इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो अंग्रेज़ी की फ़िल्में देखते थे जिसमें वो दुनिया तबाह होने के अगले दिन का मंजर आता था, खौफ आता है। लेकिन मास्क पहनाने के लिए इस मुल्क में फ़ौज को बुलाना पड़ रहा है। जिस मुल्क में फ़ौज को बुलाना पड़े मास्क पहनाने के लिए, समझ नहीं आती बात कैसे चलेगी। अभी 113 लोग पिछले 24 घंटे में फौत हो गए। हमारी 18,000 टॉप गई है जो हमारा टोटल है डेथ्स का। यास्मीन राशि साहबा ने पंजाब में बताया उन्होंने कि जो गुजरांवाला के वेंटिलेटर्स हैं 100% जो से हैं भरे में हैं। लाहौर में ऑक्यूपेंसी रेट 81% से ज़्यादा हो गया। किसी भी शहर का डेटा उठा लें आपको दिल दहल जाता है। हर जानने वाला कोई ना कोई, हर शायद है एक ज़माने में कराची में होता था, हर जानने वाले के किसी ना किसी जानने वाले की या स्ट्रीट क्राइम हुआ होता था या गाड़ी छीनी होती या मोबाइल छीना होता था। अब ये हाल होता जा रहा है कि हर कोई किसी ना किसी को जानता है जो कोरोना से बचा है या वफात पा गया, वॉट एवर। इट्स अ क्लोसल ट्रेजेडी। हम अभी तक सीरियसली क्यों नहीं हो रहे, इस पर बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान का भी कंपैरिजन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सियासत पे भी बात होगी कि वाइल ऑल दिस इज़ गोइंग ऑन, साथ सियासत का बाजार भी गर्म है। और ख़ुद वज़रा उठ के अगर बात करें कि वज़ीर आज़म बड़े बड़े फ़ैसले करने से नहीं घबराएंगे, तो फिर लगता ये है कि सब अच्छा नहीं है। सब कुछ हो क्या रहा है इस मुल्क में, और इसके लिए भी है वो बेस्ट गाय टू टॉक टू। असद उमर साहब हमारे साथ हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव, और जैसे आप जानते हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC को हम बोलते हैं, उसको वो चेयर भी कर रहे हैं। सबसे पहले उमर, वेलकम टू द शो। लेकिन आपको शुरू करने से बाद मैं चाहता हूँ नाज़रीन को एक छोटा सा कंपैरिजन दिखा दें इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान का। कोरोना की तबाहकारियां दुनिया में एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गईं। भारत इस वक्त अमेरिका के बाद कोरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से दूसरे नंबर पर है। भारत में कुल 20 करोड़ कोरोना के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में 3,92,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अब तक 2,16,000 लोग कोरोना के हाथ जान की बाजी हार चुके हैं। भारत में कोरोना मरीजों में अचानक रिकॉर्ड इजाफे की वजह से अस्पतालों में मरीजों के लिए ना तो बेड दस्तयाब हो रहे हैं और न ऑक्सीजन मिल रही है। इसके
अलावा कोरोना वैक्सीन में खुद कफील होने का दावा करने वाले भारत में वैक्सीन की शदीद किल्लत है। सिर्फ यही नहीं, कब्रिस्तान और शमशान घाट भी लाशों से भर चुके हैं। मार्च में इंडियन कोर्ट जेनेटिक कंसोर्शियम ने मोदी सरकार को कोरोना के फैलने का खदशा जाहिर किया और हुकूमत को सख्त इक़दाम उठाने के लिए वार्निंग इशू की। लेकिन तमाम तर खदशात को बालाए ताक रखते हुए मुख्तलिफ रियासतों की इलेक्शन मुहिम में न सिर्फ खुद नरेंद्र मोदी ने बल्कि बीजेपी रहनुमाओं और ऑपोजिशन लीडर्स ने रैलियां निकाली, जिनमें लाखों लोगों ने बिना मास्क पहने शिरकत की। सिर्फ यही नहीं बल्कि कभी मेले, किसानों के एहतजाज और मजहबी इज्तिमा में भी कोरोना SOPs का जरा बराबर ख्याल नहीं रखा गया, जिसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 28 दिनों में भारत का पॉजिटिविटी रेट 6% से 32% तक बढ़ गया है। अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से कार में ही मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान के हालात देखें तो पाकिस्तान में अब तक कुल 8,30,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 18,000 लोग जान की बाजी हार चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में 4,400 नए केसेस सामने आए हैं। 5,400 मरीज तशवीशनाक हैं। अभी से अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी का सामना है। माहिरीन और NCOC के मुताबिक अगर कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल न किया गया और सियासी और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी न लगाई गई तो पाकिस्तान का हाल भारत से मुख्तलिफ नहीं होगा। अब ये अवाम ने सोचना है कि वो इस वबा से कैसे बच सकते हैं। एहतियात ही इलाज है। जब तक कौम मिलके नहीं इसके साथ मुकाबला करेगी, हम ये इससे नहीं जीत सकते। जी असद, प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं घबराना नहीं, वक्त आ गया घबराने का कि नहीं? अभी देखिए, घबराने की तो बात नहीं है, लेकिन एहतियात का वक्त है, बिल्कुल है जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो वायरस इस किस्म का आता है मालिक, उसके अंदर हमेशा से एक अनसर्टेनिटी होती है और किस तरीके से वायरस म्यूटेट करेगा। म्यूटेट सब करते हैं, किस शक्ल में म्यूटेट करेगा वो मुख्तलिफ होता है, तो इसलिए प्रोडिक्शन करना मुश्किल होता है। इस वायरस के साथ ये हुआ है कि इसने शिद्दत इख्तियार की है, इसकी म्यूटेशंस ने। जो नए वेरिएंट्स आए हैं वो ज़्यादा मोहलक साबित हो रहे हैं, वो ज़्यादा आसानी से फैलने वाले म्यूटेंट्स हैं और उसका नतीजा ये निकला है कि जब से वबा शुरू हुई है आलमी तौर पर इस वक्त जितने रोज़ाना केसेस हो रहे हैं, यौमिया केसेस हो रहे हैं, वो पहले दिन से आज तक कभी पहले नहीं हुए थे। तो उम्मीद तो ये थी कि जब साल गुजरने के बाद वायरस के अंदर कुछ कमी आ रही होगी, यहाँ पर तेज़ी आ रही है। सो एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप घबराए बगैर एहतियात कर सकते हैं तो वैसे कर लें, लेकिन अगर आपको एहतियात करने के लिए घबराना ज़रूरी है तो भाई फिर घबरा ही लें आप। लॉकडाउन कंप्लीट शहरों का हो रहा है अब? नहीं जी, अभी तो हम तकरीबन वहाँ पे पहुँच गए, सिर्फ एक हफ्ता ही रह गया। लास्ट हफ्ता है ईद से पहले, तो हमें कल ही हमने बड़ा तफसीली जायज़ा लेने के बाद फ़ैसला किया कि जितनी हमने बंदिश अभी लगाई हुई है इससे ज़्यादा मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रोलिंग एक फ़ैसला है, इसको हम बार बार जो है उसको रिव्यू करते रहते हैं। आपको पता है रोज़ाना की बुनियाद पे मिलते हैं, तो इसको रिव्यू जारी रखेंगे। लेकिन इस वक्त फ़िलहाल जितनी लेवल, जैसे आपने बताया कि हॉटस्पॉट बेस्ड बड़े बड़े एरियाज़ हैं शहरों के अंदर जहाँ पे लॉकडाउन हुए हुए हैं, सो इससे मज़ीद इस वक्त इजाफा नहीं हो रहा है। असद, एक वैक्सीन पे काइंडली हमें क्लियर करें चीज़, बड़ी इसके बारे में 2-3 मसले हैं। वैक्सीन जब लगवाने जाएं तो कहते हैं वैक्सीन है नहीं, गवर्नमेंट के लोगों से पूछें वो कहते हैं जी लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे। वैक्सीन की जो अभी तक हम रेशो देख रहे हैं, तकरीबन हर 100 के अंदर आपका 1 का रेशो आ रहा है कि उसकी वैक्सीन मौजूद है, लगी है। फॉर एग्जांपल, वैक्सीन सिचुएशन इस वक्त है क्या, है नहीं है? जी, वैक्सीन इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है, टोटल इस वक्त तक कितनी चुकी है, तकरीबन आप समझ लें 52-53 लाख के करीब वैक्सीन हमारे पास आ चुकी हैं। उस 52-53 लाख में से तकरीबन आधी जो है वो कंज्यूम हो चुकी हैं। तो जाहिर है कि इस वक्त लाखों की तादाद में वैक्सीन मुल्क के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जब ये जाहिर है पाकिस्तान की तारीख में एडल्ट्स के लिए, बालिग लोगों के लिए इतनी बड़ी वैक्सीनेशन कैंपेन कभी भी चली नहीं है, तो पूरे सिस्टम्स रोल आउट हो रहे हैं और वो सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाता है। हमारे पास तकरीबन शुरू किया तो 2 से 3 हज़ार होते थे दिन में वैक्सीनेशन पे, 20 से 25 पे पहुंचे, फिर 40-45 हज़ार पे आ गई, फिर 75 हज़ार के करीब हो गए। कल 1,40,000 के करीब वैक्सीनेशन हुई हैं। जैसे जैसे वो बढ़ा है वॉल्यूम, तो साथ साथ सूबे जो हैं वो अपना सिस्टम भी एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो जाहिर है उसमें ज़रा सा टाइम लगता है। तो कंजम्पशन इस वक्त जो, अगर आप आज मुझसे पूछें तो जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें इजाफा जो है
वो इस वक्त बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है। वो अगर हो जाएगा तो हमारी जो टारगेट है इस वक्त अगले चंद दिनों के अंदर हम चाहते हैं कि 3 लाख वैक्सीनेशन दिन में होनी शुरू हो जाए और हमारे पास उसकी सप्लाईज मौजूद हैं उतनी करने के लिए। तो ये सूरत हाल है और ज़ाहिर है वो बड़ी तेज़ी से वैक्सीनेशन चल रही है। टोटल ज़रा सा आपको ये भी बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान की नौजवान है ज़्यादा आबादी, पाकिस्तान जैसे ममालिक और पाकिस्तान तो खुसूसी तौर पे बहुत ही जवान आबादी है, तो तकरीबन निफ्स आबादी जो है उसको तो वैक्सीन लगनी ही नहीं है, बिकॉज अभी तक जो डॉक्टर्स की राय है वो 18 साल से कम को इंडिकेट नहीं कर रहे वैक्सीनेशन की। उसके अलावा कुछ और केसेस हैं जिनका नहीं होता। तकरीबन पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए। ऑक्सीजन की अब क्या सिचुएशन है एज वी स्पीक? सर ऑक्सीजन की सिचुएशन जो है उसमें आपको भी बता दूं कि अभी जिस तरह मैंने ये अभी आप क्लिप भी चला रहे थे, हमारी तकरीबन 90% कैपेसिटी के ऊपर हम चल रहे थे। हमने उसके बाद फैसला किया, हमने इजाफा किया है सप्लाई के अंदर, इंपोर्ट करके 6000 टन ऑक्सीजन मजीद मंगवाई जा रही है। 5000 सिलेंडर्स, क्योंकि वो जब आती है तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिलेंडर्स की जरूरत होती है, 5000 सिलेंडर्स और हमने मंगवा रहे हैं। और क्रायोजेनिक टैंक्स जो बड़ी कैपेसिटी के अंदर जो मूव करते हैं उसको, वो भी सब मंगवा रहे हैं। हम सिस्टम में इजाफा करते रहे हैं मालिक। हमारे पिछले साल जून में जो पहली लहर की पीक आई थी तो क्रिटिकल केयर पे जो हमारे मरीज थे जो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे थे वो 3400 से थोड़ा से ज़्यादा थे। कल 5400 से ज़्यादा थे। तो हमारा जो मरीज हैं वो 2000 मरीज ज़्यादा हैं, वो उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है बनिस्बत पहली लहर के। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने ऑक्सीजन सप्लाई रखी है बहाल, क्योंकि 60% इजाफा हुआ हमारी ऑक्सीजन प्रोडक्शन में। हमने जितनी प्रोड्यूस कर रहे थे पिछले साल उसकी कैपेसिटी डीबॉटलनेक करते गए, नई कैपेसिटी इनकरेज की। 60% ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। 19000 सिलेंडर्स हम मंगवाए थे और इसी तरीके से 2800 ऑक्सीजन बेड्स का अस्पतालों में इजाफा किया था वफाकी हुकूमत ने, सूबों ने इसके अलावा और किया था। लेकिन मुझे तो हम अभी जी एक चीज़ जरा बताइए, लोगों को वैक्सीन के ऊपर से बड़ी सोशल मीडिया में बड़ी बहस चलती है कि जी हमारे फलाने रिश्तेदार ने उसको 2 शॉट्स लग गए फिर कोरोना हो गया। डॉक्टर्स कहते हैं कि जी वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो सकता है, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो आपके लिए उतना ख़तरनाक या फेटल नहीं होगा जो खुदा न खास्ता वैसे हो सकता है। तो ये ज़रा वाज़े कर दें कि वैक्सीन अगर आपको कंप्लीट डोज भी हुआ हो, चाहे सिंगल जैब हो या डबल जैब हो, उसके बाद भी कोरोना होना तो कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बचाने में मौसर रोल अदा करेगी। एम आई करेक्ट? जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। 2 मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, 2 दोहरा फ़ायदा होता है। एक तो आपको कोरोना होने के भी इम्कान कम हो जाएंगे पहले से, लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। वो जो एफिकेसी की बात होती है ना कि जी किसी की 75% है, किसी की 80% है, इसका मतलब आपने अगर वैक्सीन वो लगवाई भी है तो आपको कोरोना लगने के बनिस्बत किसी और शख्स के जिसने वैक्सीन वो नहीं लगवाई हुई उससे 75% कम हो जाता है चांस आपका। लेकिन जाहिर है फिर भी चांस है, तो और कोरोना हो सकता है आपको उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन जितनी भी मार्केट के अंदर वैक्सीन अभी तक इस्तेमाल हो रही हैं, तकरीबन तमाम वैक्सीन जो हैं वो आपको सीरियस बीमारी से कि वो खतरनाक लेवल पे चले जाए, आप ऑक्सीजन पे चले जाएं या मौत हो जाए, उससे तकरीबन तमाम जो वैक्सीन हैं वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और उसके चांसेस और भी बहुत ही कम हो जाते हैं। आइडिया है, इसमें बड़े सवाल उठते हैं, जरूर लगाइए। इसमें बड़े सवाल उठते हैं कि कितने अरसे तक इसकी हिफादियत है। कुछ कहते हैं 3 माह, कुछ कहते हैं 6 माह। कोई आइडिया है डिपेंडेबल टाइम फ्रेम कोई? सर मालिक, बिकॉज ये हर चीज़ जो है पहली दफ़ा से गुजर रहे हैं, तो फैसल सुल्तान से जब मैं ये सवाल पूछता हूँ, बिकॉज वो हमारे इन्फेक्शस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं, तो वो हमेशा ये कहते हैं वक्त बताएगा। सो अभी तक तो यही बहस चल रही है कि ये एनुअल शॉट होगा। 3 माह तो नहीं है, इससे तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन क्या ये एनुअल शॉट लगाने पड़ेंगे, क्या ये एक ही दफ़ा लगा देंगे तो आपको प्रोटेक्शन हो जाएगी? उसमें ये भी नहीं पता कि वायरस आगे म्यूटेट कैसे करता है। क्या ये तरीका, क्या हम ये कर सकते हैं अगर हमने वैक्सीन करवा ली है तो हम पीरियोडिकली 1-2 लेट से 3 माह के बाद अपने एंटीबॉडीज का टेस्ट करवाते रहें और उसकी लेवल्स हम मॉनिटर करते रहें? क्या वो भी एक तरीका है? बिल्कुल भी ना करवाइए एंटीबॉडीज टेस्ट, वो मिसलीडिंग है। आपकी इम्यूनिटी इज नॉट नेसेसरली उससे एंटीबॉडी से नहीं पता चलती। इनफैक्ट फैसल सुल्तान ने ये हेल्थ मिनिस्ट्री के थ्रू बाकायदा अब तो ऑफिशियल ये
रिकमेंडेशन डूज एंड डोंट्स ऑफ कोविड में से एक ये है कि एंटीबॉडीज टेस्ट प्लीज ना करवाएं, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज वो टेस्ट डज नॉट नेसेसरली शो कि आपकी इम्यूनिटी है या नहीं है। लेकिन जाहिर है जो पता चल जाएगा। अभी तो अच्छी उम्मीद है कि यह आ रही है, सुना है कि फाइजर ही है शायद जो एक पिल डेवलप कर रही है, बस आप वो साल में एक दफा पिल खा लें और आपको टीके शीके भी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइंस बड़ी तेजी से रैपिडली इवॉल्व कर रही है। लेट्स सी। अच्छा, हमने देखा है कि जब आप लोगों का जोर ज़्यादा चलता है शॉपकीपर्स के ऊपर, दुकानदारों पे, रेस्टोरेंट ओनर्स पे, जो कारोबारी तबका है और जो मजबूर है फिक्स हैं, लेकिन जब आती है बात पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जब आती है मजहबी जमातों की, तो आप लोग बिल्कुल हाथ उठा लेते हैं। अभी इलेक्शन हो गया, मैं तो शर्मनाक कहूँगा इलेक्शन कमीशन का रोल था जिन्होंने इसको इलेक्शन को डिले नहीं किया बाय पोल को 249 के अंदर। आई वॉज होपिंग कि शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद बॉयकॉट करें, लेकिन अभी आप लोगों ने बैन किया कि जी यौम अली की तकरीबात जो सी हैं इनको आप जुलूस ना निकालें, जितनी आपकी महफिलें हैं वो मजालिस जो सी हैं वो कोरोना के तहत SOPs कर लें, लेकिन उधर से भी साफ जवाब आ गया है। तो अब आप क्या करेंगे इसमें? फिर वो मजहबी सेंसिटिविटी भी आ जाती है, लेकिन हज़ारों लोग क्या आप अलाउ करेंगे, सड़कों पे आएंगे? देखिए, ये जहाँ तक इलेक्शन का है, ये पॉइंट मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा उठाया था। हम NCOC से ये नहीं कहना चाहते थे कि आप इलेक्शन मत करवाएं, वो पोलिटिसाइज हो जाता, वो ऐसा लगता कि जी कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन हमने बार बार ये ज़रूर पॉइंट रेज किया है, मैंने आई मेड श्योर कि हम राइटिंग में भी भेजें इलेक्शन कमीशन को। अभी खुशाब में इलेक्शन होने जा रहा है और उसमें बड़ी वाजे जो है वायलेशंस हो रही हैं। सो इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, बट आई थिंक उनको भी ज़रा सा ख्याल करना चाहिए। उस बाई इलेक्शन से कोई पाकिस्तान की जमहूरियत का मुस्तकबिल जो है वो लिंक नहीं है। और जैसे हालात हैं इस वक्त, जिस वक्त लोगों को रोज़गार से रोकना पड़ रहा है, उस हालात के अंदर इस किस्म की मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करवाना या तो इन्फोर्स करवाएं। मैं तो उनको ये कह रहा था कि जब कोई भी जुलूसों में कहाँ होता है, आपने असद कल आप लोगों ने फैसला किया कि जी रैली शैलीज बैन करें, फिर आपने उसमें एक पतली गली का रास्ता निकाल लिया कि जी वो गाइडलाइंस के मुताबिक होगा। कभी जलसे जुलूसों में गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं? कौन सी गाइडलाइंस है? नहीं, हमने ऐसी कोई चीज नहीं कही मालिक। NCOC ने ऐसी कोई चीज नहीं की है। मैं अभी आता हूँ, मैं भी यौम अली पे भी आता हूँ, बट जस्ट टू इस पे आखिर में क्लोज करने के लिए जो पॉलिटिकल उसकी बात है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई MNA MPA चला जाए उस हल्के के अंदर जहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो 2 घंटे के अंदर नोटिस इशू होता है। तो वो ये नोटिस क्यों नहीं इशू हो रहे हैं कि कैंडिडेट को क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे कैंडिडेचर जो है फारिग कर देंगे अगर तुम SOP कंप्लायंट जो है वो एक्टिविटी नहीं करोगे। अब आ जाए यौम अली के ऊपर। देखें, हमने यौम अली के जुलूस पर पाबंदी नहीं लगाई, तमाम जुलूसों पे पाबंदी है, किसी किस्म के भी जुलूस के ऊपर पाबंदी है। हमने स्पेशल फेवर नहीं ग्रांट किया है। मैं अगर किसी एक एक्टिविटी को, किसी एक सेक्ट की एक्टिविटी को या एक पॉलिटिकल पार्टी की एक्टिविटी को मैं कहूंगा कि इसमें तो जुलूस लगाना अलाउड है, तो मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? इसलिए हमने कहा है कि मजालिस जरूर करें। जो तरावी और नमाज के लिए इस वक्त SOPs जारी हैं, एग्जैक्टली वही, ना उससे कुछ ज्यादा ना उससे कम, वही SOPs अच्छा, को आप मुझे असद इसी पे आप जरूर मजालिस करें। इसी पे मैंने जस्ट फॉर दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम मैंने अलामा बाकर अब्बास जैदी साहब को लिया इसी लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अलामा साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध मजलिस बात मुस्लिमीन के। अलामा साहब, क्या आप क्यों नहीं ताउन कर रहे? जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल मजालिस कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अगर हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों में निकलेंगे, जुलूस निकलेंगे पूरे मुल्क में, तो तमाम मकसद फौत हो जाएगा। जो सर लॉकडाउन चल रहा है, लोगों ईद पे लोग अपने घर नहीं जा पा रहे, शहर लॉकडाउन हो गए हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग से लोग जो आप राब्ता तोड़ें और वो ना करें। इस पे क्यों एक पोजीशन हार्डलाइन आप लोगों ने ले लिए? ताउन क्यों नहीं कर रहे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में मकतब तशय्युअ ने इस मसले को जितना हसास लिया है, दुनिया में शायद किसी मकतब के उलमा ने इतने अच्छे फतावा नहीं दिए और ना ही इतना कंट्रोल किया है और ना ही जो है वो इतनी अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाई है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम पाकिस्तान में 40 साल से तकफीरियत का शिकार हैं। उस वक्त हमारे बम धमाकों से हमारे जुलूसों को रोका जाता था। अब ये क्या इन बहानों से? सब बहाना तो नहीं है अलामा साहब, सुने मेरी बात सुने। लोग मर रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं।
अगर इनको ये प्लानिंग करनी थी तो ये पहली रमजान से उससे पहले से ये प्लानिंग करते और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम मीडिया के जरिए आपके जरिए लोगों का माइंड बनाते और इसको लिमिटेड करते। आप बैन लगाते हैं, ये बैन लगाना कौन सी फिक्र है? आप उधर से कहते हैं वो पॉलिटिकल हो जाता, तो आप पॉलिटिकल लोगों से डरते हैं? नहीं, एक सेकंड अलामा साहब, एक सेकंड। उन्होंने ये कहा है कि जी, उन्होंने ये कहा है पाकिस्तानी शरीयत नहीं है। अलामा साहब बात तो सुनिए, बात तो सुनिए, उनके कोई हक नहीं है बात। अलामा साहब बात तो सुनिए, बात गलत है, बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुने पहले। सारी ट्रैफिक अलामा साहब बात तो सुने, आप अकेला ना जिक्र करें, मेरी बात भी सुन लें, ठीक है, मेहरबानी करके मेरी बात भी सुन लीजिए। चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में ये बात रखी थी, उनको बताया था कि क्या किया जाए, ठीक है। उन्होंने जो है कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया कि जनाब ये बैन हो सकता है, उन्होंने जो है 3 दिन के बाद बैन कर दिया। तो ये जो एकदम हादसाती तौर पर आप लोग काम करते हैं, क्या कोई इनमें पढ़ा लिखा आदमी है? इन्हें पता है कि लोगों के जज्बात। अलामा साहब अब आप भी पढ़े लिखी बात करें ना, मेरी बात सुनेंगे आप मुझे बोलने का मौका देंगे? बैठ गए इनको काटें जी फिर अलामा साहब को, अगर मैं वन साइडेड गुफ्तगू नहीं चलनी। अब मेरी बात भी तो सुनिए ना। कोई भी मजहब किस लिए मजहब है या फिका है, किस लिए? इंसानों के लिए, अच्छाई के लिए। आप मेरी भी सवाल सुन लीजिए मेहरबानी करके, मैं बहुत आपकी बात सुन रहा हूँ। सवाल ये है कि जिस चीज़ से लोगों की जानें खतरे में पड़ जाएं, उससे ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया, किसने क्या नहीं किया? मैं कहता हूँ चलें, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट में सारे नालायक लोग हैं, उसका क्या मतलब है? आप झोंक दें लोगों को, आप जानबूझ के बीमारी में, आपके अपने कई लीडर्स बीमार हुए हैं कोरोना से। ये आगे देखिए बाजारों का क्या हाल है। हम तो उसको लिमिटेड करने के लिए तैयार थे पहले से भी, लेकिन इन्होंने आगे बैन कर दिया। आपके अलामा नासिर अब्बास साहब 2 दफा कोरोना हो चुका उनको। नहीं, ये जज्बात से खेलना है, ये वे आउट निकालना नहीं है, ये बैन करना है। पहले बमों से ये बैन करना चाहते थे, ठीक है। अभी अलामा साहब मुझे तो लग रहा है जज्बात से आप लोग खेल रहे हैं। आप लोग एक मेडिकल इशू को, आप लोग एक मेडिकल इमरजेंसी को एक मजहबी इशू बना रहे हैं। अकलमंदी, मोहब्बत के जरिए, प्यार के जरिए पहली से इसको मैनेज करना चाहिए था, आहिस्ता आहिस्ता मिजाज बनाना चाहिए था। आप 2 दिन पहले कहते हैं बैन है और पुलिस को जो है वो नोटिस जारी कर देते हैं, वो लोगों को बुला रही है, अब लोगों को कह रही है कि हम नहीं निकालने देंगे, फिर एक अफरा तफरी बचेगी। अवाम का ये अवाम की अज़ादारी है, ये किसी तंजीम की अज़ादारी। मेरा तो ख्याल है कि जो से तंजीम जैसे आप लोग लीडरान हैं, जो आप जैसे उल्मा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। जब आप लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी हम जो, तो फिर गवर्नमेंट आपसे बात ना करे, गवर्नमेंट फिर अवाम से बात करे। अगर आपकी कोई, अगर आप लोगों का कुछ कहना किसी ने नहीं सुनना, अगर आपकी कोई हैसियत नहीं है तो फिर आपसे बात क्यों करे गवर्नमेंट? तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो इन्होंने की है 17 माह रमजान को, 16 का दिन गुजर गया था तकरीबन दोपहर के वक्त, ठीक है। तो ये इस तरह तो अगर फिर तो अब आप लोग जुलूस निकालेंगे, अब आप लोग जुलूस निकालेंगे। हम डिक्टेटर हैं और जो मर्जियां करेंगे। नहीं, आप लोग जुलूस निकालेंगे। अब लोगों को फैसिलिटेट करने वाली बात नहीं है ये। तो आप नहीं, मेरा सवाल है अलामा साहब, मेरा सवाल है, आप ये कह रहे हैं कि जुलूस निकलेंगे। अलामा साहब अपनी बात करते रहते हैं, दूसरे की भी सुन लें। टीपीएल के मसले को मिसमैनेज किया, ये हर चीज में मिसमैनेज करते हैं। इनको अगर नहीं करना आती हुकूमत तो ये घर जाए। इससे मैं सियासत बीच में नहीं ला रहा, सियासत में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल सुन लीजिए अलामा साहब, मेरा सवाल सुन लें, एक सवाल सुन ले। आप वन साइडेड तकरीर कर रहे हैं, मेहरबानी करके मैं आपसे बार बार इल्तिजा कर रहा हूँ, फिर मैं आपका माइक काट देता हूँ। यही हो सकता है अगर आपने वन साइडेड बात करनी है। मसला नहीं है, आपने क्या जुलूस निकालने हैं? अलामा साहब मेरी बात का जवाब दें, क्या आप लोगों ने जुलूस निकालने हैं? खुद एक मस्जिद का इमाम हूँ, 5 महीने तक पिछले साल नमाज नहीं हमने पढ़ाई मस्जिद के अंदर, एक आदमी नहीं आया। अलामा साहब पिछला साल छोड़े, मेरी बात का जवाब दें, क्या आपने जुलूस निकालने हैं? अब जुलूस निकलेंगे? एक तरफा ट्रैफिक चलाना है तो अलग बात है, लेकिन फैसिलिटेट करने वाली बात। अलामा साहब वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आती, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा, अलामा साहब मेरी बात सुने, मैं आपका माइक काट दूंगा। अब मेरी बात सुनिए,
बस सद एहतराम आपसे बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब बात सुने पहले मेरी। पूरे मुल्क को ओ भाई बात तो सुन ले, किसी की बात सुनने की आदत डाल ले। पाकिस्तानी के खिलाफ एफआईआर आपको क्या मिलेगा? अच्छा आप मेरी बात सुन लेंगे, मैंने आपकी पूरी तकरीर सुनी, आप मेरे 10 सेकंड का सवाल सुन लेंगे? जी 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 जी। आप एक मजहबी रहनुमा हैं, पहले सुनने की आदत तो डालें दूसरे को। आप लोग अपनी तकरीर करते रहते हैं, आप बोली जा रहे हैं, मैं आपसे बार बार मिन्नत कर रहा हूँ, आप बात ही नहीं सुनते हैं। 5 दिन से सुन रहा हूँ। नहीं आप सुने जिसकी मर्जी, आप उनके साथ जो मर्जी सुनाए। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, क्या आप लोग जुलूस निकालने में बज़िद हैं? जुलूस निकालेंगे आप? देखिए जुलूस अवाम निकालती है, मैं नहीं निकालता। चले फिर अवाम से बात करते हैं। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया बात करने का, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने सुना है कि क्या किस तरह बंदा बात करे। अगर आप जब उल्मा से बात करें उस वक्त कहते हैं जी अवाम हमारी नहीं सुनते, आप अवाम से बात करें। अगर अवाम से बात करनी तो फिर उल्मा और रहनुमा किस लिए होते हैं? और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू बन रहा है। अब अगर गवर्नमेंट एक्शन लेगी तो फिर कहा जाएगा कि जी एक माइनॉरिटी सैक के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुझे तो समझ नहीं आती असद आप कैसे डील करेंगे इस चीज़ को? मौलाना साहब तो कहते हैं आप लोग नालायक हैं, आप लोगों ने डिक्टेटरशिप बनाई हुई, अपनी मर्जी करते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस? पहली बात तो मैं वजाहत ये कर दूं कि वो जो कह रहे थे कि 17 रमजान को ये सो के उठे, 13 अप्रैल को नोटिफिकेशन इशू हो गया था तमाम बाहर की पब्लिक गैदरिंग के ऊपर। 13 अप्रैल से इशू हुआ है। जो कह रहे हैं ना कि ये रमजान में, उसमें अलग से यौम अली का जिक्र नहीं है, ना ही उसमें और बहुत सारी चीजों का जिक्र है। तमाम पब्लिक गैदरिंग के ऊपर पाबंदी है। ये कोई टारगेटेड एक्टिविटी नहीं है। ये मौलाना से मेरी बात नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है। नासिर अब्बास मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको मेरा बैकग्राउंड पता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि असद उमर जो है वो अहले तशरीक को टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बात नाफहम बात है। हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। देखिए हम ये चाह रहे हैं हमारे लिए शिया हो सुन्नी हो, जो भी पाकिस्तानी, जो भी इंसान हो यार, पाकिस्तानी ना भी हो, तो उसकी जान की हिफाजत करने के लिए रीजनेबल इक़दाम करना हुकूमत का फर्ज है। अब हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग से जान को खतरा है, लेकिन हम ये कहें कि अच्छा शिया अगर जाके कुछ जुलूस निकालते हैं तो चलो उनकी जान को खतरा होता है तो कोई हुकूमत को फिक्र नहीं है। ये तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उनका तो नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं हम तो निकालेंगे, तो क्या करेंगे आप लोग? ये तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस का काम होगा कि वो किस तरीके से एंगेज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने ये सवाल पूछा था, हमने सबसे ये सवाल पूछा था। ऑप्शंस टेबल पर जो थे वो 2 थे। या ये किया जाए कि ये कह दिया जाए कि जी क्योंकि किसी भी पब्लिक गैदरिंग की इजाजत नहीं है तो इसके लिए इसकी भी इजाजत ना दी जाए। और दूसरा ऑप्शन ये था कि कोई इंगेज किया जाए और इंगेज करके ये फैसला किया जाए अच्छा जी लिमिटेड नंबर के अंदर लोग आएंगे, कम नंबर के तादाद में लोग आएंगे। पंजाब और सिंध दोनों के एसीएस होम जो हैं वो उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और दोनों का कहना यही था जो ये अभी ये कह रहे हैं कि जब जुलूस हो रहा है तो ये कंट्रोल नहीं करते, नहीं होता। वो अगर जुलूस निकल रहा है तो ये रोकेंगे कैसे? ये कौन फैसला करेगा? ये कोई नेशनल असेंबली थोड़ी है कि पॉलिटिकल पार्टी फैसला करेगी कि 84 लोग कौन से आएंगे उस दिन नेशनल असेंबली के अंदर। ये कैसे कंट्रोल होगा कि कौन से 500 लोग आएंगे? कोई कौन सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये 500 हैं सिर्फ जिनको आजादारी की इजाजत होगी? जब जुलूस होगा तो जिसकी मर्जी आएगी तो वो आएगा वहां पे। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने ये बताया हमें, मैं कोट नहीं करूंगा कि कोई खास नाम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि खुद शिया उलमा में से लोग हमें ये कह रहे हैं कि देखें अगर आप इस पर पाबंदी कायम नहीं रखेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई खुसूसी पाबंदी नहीं लगाई जा रही यौम अली के जुलूस के ऊपर। तो फिर ये काम भी फौज के हवाले कर दें, वही डीएनए ठीक करते हैं सबका। टीएलपी भी आपसे काबू नहीं हुई थी, टीएलपी का भी वहीं से डीएनए कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। मालिक ये सुने ना, सुने कि शिया उलमा क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जी अगर आपकी तरफ से इजाजत होगी तो हम कैसे रोकेंगे लोगों को, तो आप बराए मेहरबानी इजाजत ना दें ताकि हम लोगों को समझा सकें कि यार देखो मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल है, वबा फैली हुई है, हुकूमत इजाजत नहीं दे रही, तो इस साल जो है हम मजालिस के अंदर जिक्र कर देंगे। आजादारी मजलिस में भी बैठ के की जा सकती है, आजादारी के लिए जरूरी नहीं है। वो फिर अपना फैसला है कि जिस तरीके से आप अपनी अकीदत का मुजाहरा करने चाहते हैं वो आपका फैसला है। लेकिन इस वक्त हुकूमत किसी भी एक खास एक्टिविटी के लिए एक अलग उसूल नहीं बना सकती। वो जो कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टी से डरते हैं, हम आप वहां पर यही डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों नहीं रोक रही है। वो शायद ये भी होगा, ये भी होगा, ब्रेक लेनी, लेकिन ये भी होगा शायद कि इट डजंट मैटर कि आप कौन से फिका से हैं। जो रहनुमा होता है, चाहे सियासी रहनुमा हो चाहे मजहबी रहनुमा हो,
उन्होंने स्ट्रीट पावर तो अपनी दिखानी होती है और वहीं से अपना उनका वेट एक नज़र आता है। तो शायद ये उनकी है। खैर नहीं बे, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आगे भी बहुत सी बातें हैं, सियासी बातें भी हैं और आपको कुछ कोरोना के मैंने ह्यूमन फेसेस भी दिखाने हैं। क्या मेरी इस बात से मुराद है, ये आप इस ब्रेक के बाद देखिएगा। वेलकम बैक टू द शो। अभी आपने बातें सुनी, मैं तो आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि ऐसा मामला है, कोई बात करे तो पता लगेगा आप पे कोई शिया सुन्नी फसाद कराने की बात शुरू होगी, कुछ हो गया। लेकिन आई होप हमारे मजहबी रहनुमा इंसानों के बारे में सोचें। बार बार लोग बात करते हैं कि जी ये सीरियसली नहीं लेते बीमारी को। एंड बिफोर आई गो बैक टू असद, मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। जासिया असगर बच्ची हैं, 29 साल इनकी उम्र है। अभी कोई 7-8-9 माह पहले इन्होंने अपने खामन को खोया। 32 साल उसकी उम्र थी, अदनान की, और वो बेकरी इक्विपमेंट वगैरह की रिपेयर्स वगैरह का काम करते थे। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा 4 साल का माशाल्लाह, बेटी 7 साल की। बड़े आराम से ही अपने घर में अलहदा रहते थे, खुश रहते थे। फिर कोरोना हुआ और फिर अदनान चले गए। अब जासिया बिकॉज यंग विडो हैं, अपने बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर में है, वही उनका सारा ख़र्चा उठा रहे हैं, सब कुछ। पूरी ज़िंदगी बदल गई है। लोग कहते हैं कि हमें नज़र नहीं आता कोरोना, लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं इसलिए जासिया से बात कर रहा हूँ ताकि हम सबको कोरोना नज़र आए, बिकॉज ये है कोरोना जो ज़िंदगियों के साथ करता है। अस्सलाम वालेकुम जासिया। जी जी, जैसे मुझे आप ये बताएं, खो दिया आपने खामंद अपना खो दिया, जवान बिल्कुल, आप अपने माँ बाप के घर में आ गए। मुझे बताइए जिंदगी किस तरह बदल गई है आपकी? जब एक आइडियल लाइफ जो होती है ना, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने घर में एक आज़ादी से ज़िंदगी काटनी, कोई आपको बात नहीं कर सकता। लेकिन जितनी देर मेरे हस्बैंड बीमार रहे, सब लोगों ने बहुत साथ दिया। मैं बस लोगों से यही, मेरा दिल करता है राह चलते हुए भी लोग जो बातें करते हैं, मैं उनसे बताऊं कि ये बीमारी मजाक नहीं है। वो बिल्कुल, मेरे हस्बैंड बिल्कुल यंग, बिल्कुल ठीक, कोई बीमारी, कोई स्मोकिंग, सिगरेट, पान कभी उन्होंने नहीं लिया था। जस्ट फीवर हुआ है और उसके बाद उनको खांसी लगी है और हम हॉस्पिटल गए हैं, उनके लंग्स ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ 23 से 25 दिन के अंदर अंदर ये सारा सेटअप हुआ और लाइफ इस कदर चेंज हुई है। एक बड़ा इंसान अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन हम बच्चों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते। कि जब वो पूछते हैं कि मेरे पापा कहाँ हैं, और जब हम हॉस्पिटल में लाइव वीडियो कॉल उनको करते थे, तो हम सब कुछ, बच्चों को कुछ नहीं मिल सकता, हमको सब कुछ मिल सकता है एक बड़े इंसान को, लेकिन बच्चों की वो कमी नहीं पूरी हो सकती जो हो गई है। लोग क्या कहेंगे आप लोगों को जो अभी भी सीरियसली बात नहीं करते, समझते हैं जी सब अच्छा खैरियत है, वो कुछ नहीं जी, एन जी के लोगों ने गल्ला बढ़ाई हुई हैं? क्या एक जुमला कहना चाहते हो आप? मैंने अपनी 23 दिन का जो पीरियड हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में काटा है, लोग जो कहते हैं कि डॉक्टर इंजेक्शंस लगा के मार देते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं हॉस्पिटल में रह कर आई हूँ और देख के आई हूँ। डॉक्टर्स के अपने माँ बाप वहाँ पर मौजूद थे, बहन भाई मौजूद थे जिनको कोरोना हुआ था और वो उनको नहीं बचा सकते थे। और उन एकदम से 15 दिन के अंदर किसी का लंग्स का एक्सरे बिल्कुल ख़राब नहीं आ सकता। इट्स मीन कि कोई बीमारी है कोरोना जो लंग्स को डैमेज कर देती है। तो इसके लिए जितनी एहतियात हो सकती है, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अक्ल भी दिया, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम, वो एक अलग मसला है कि हमें वो कोई बीमारी लग जाए या हमारी डेथ हो जाती है, लेकिन एहतियात करना ज़रूरी है। जासिया, अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, बहुत शुक्रिया बात करने का। असद, मैंने जासिया को इसलिए लिया था कि मैं चाहता काश अल्लामा बाक़िर साहब भी मेरे साथ होते लाइन पे, तो मैं उनको भी जासिया सी बात सुनाता। क्या इम्पॉर्टेंट है कि अदनान जैसे बच्चे बचें या ये जलसे जुलूस हो जाएं? और क्या रियासत सिर्फ हाथ हिला देगी? आप लोग कह देंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मसला है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह देगी ठीक है यार होने दो, हम क्यों इस बकबक में पड़े, हम क्यों कॉन्फ्रंटेशन में करें? तो कौन लाइन कौन ड्रॉ करेगा कि भाई ये इस्तेमाल नहीं होंगे?
अच्छा मालिक, मैं एक तो बिकॉज मैं बराह रास्त पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, जो सूबाई इंतज़ामिया की जो टीम्स हैं उन्होंने बेतहाशा मेहनत की और पाकिस्तान जो निस्बतन बेहतर हालात में रहा है उसकी एक वजह यह भी बनी है कि ये जो बड़ी एक मरबूत तरीके से इंतज़ामिया ने ग्राउंड लेवल पे जाके इम्प्लीमेंटेशन की, और ये इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है। वही चीज़ें जो भी आप बता रहे हैं, जो अवाम बोलती है कि आपने अवाम से उस काम से, उस खतरे से बचाना है जिस खतरे को मानता ही नहीं है बंदा। तो इसमें पहली बात तो मैं इनकी तारीफ करना चाहता था, इन्होंने जो काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल में जो गड़बड़ शुरू हुई है, अब मैं हाइंडसाइट के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो पहली वेव थी ना उसमें ऐसा नहीं हुआ था। अच्छा, पहली वेव के अंदर जो मस्जिदों के अंदर चाहे वो शिया हो सुन्नी हो, बड़ी कंप्लायंस थी। और हम लोग ट्रैक करते थे ना मालिक, जिस वक्त जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसके अंदर कंप्लायंस, तो अस्पतालों के बाद मसाजिद के अंदर सबसे ज्यादा कंप्लायंस नजर आ रही थी। जब दूसरी वेव आई ना, वो दूसरी वेव कोइंसाइड की पॉलिटिकल एक्टिविटी पीक पे, बड़े बड़े जलसे हो रहे थे सारे पाकिस्तान के अंदर उस वक्त, और उस वक्त वो मैसेज बिल्कुल खत्म हो गया जब आपकी सारी नेशनल लीडरशिप खड़े होकर बड़े बड़े याद है एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें उन्होंने कह दिया था कि कोविड की जो डिसीजंस होंगी, कोविड कह रहा हूँ सॉरी, आपकी एनसीओसी की, ये बाइंडिंग होंगी और ये सुपर आर्चिंग डिसीजंस होंगी। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों नहीं जाते, आप लोग एज एनसीओसी, कि आस्किंग के भी सुप्रीम कोर्ट बात करे, ये इलेक्शन कमीशन पे इलेक्शन बंद हो, अभी पोस्टपोन हो, रैली सब कुछ हो, कोई सोल्यूशन तो होगा। नहीं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल यही वर्डिक्ट आया था कि एनसीओसी का जो डिसीजन है कोविड से रिलेटेड जो है वो बाइंडिंग है और वो चैलेंज भी नहीं हो सकता कोर्ट के अंदर। और वो इसके ऊपर आया था कि कोई हमने सेक्टर उस वक्त बंद किया था, रेस्टोरेंट थे, ये क्या थे, तो वो कोर्ट में चले गए थे कि जी आई थिंक ये मैरिज हॉल वाले थे, और कोर्ट ने ये फैसला किया था। तो लीगली तो अब कोई चैलेंज नहीं है, कोई कोर्ट के अंदर इस वक्त बंदिश नहीं है। अब तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू है कि क्या हम इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं। मैं तो अब अपील जो है वो सबसे पहली तो अपील मेरी होगी तमाम जो शिया उलमा हैं और उनकी जो लीडरशिप है, वो लोग जो दीन का दर्स देते हैं, जो लोगों को इंसानियत के बारे में बताते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि अवाम किस तरीके से बिहेव करती है, लेकिन उनकी आवाज़ में एक वज़न है। तो मैं अपील ये करूंगा कि आपको हम ये कौन सा कह रहे हैं कि अगर वहाँ पे जुलूस निकला तो किसी शिया आलम को उठा के उसके खिलाफ FIR काट देनी चाहिए, लेकिन आपकी आवाज के अंदर वजन है। और मैं आप पे अपील FIR क्यों नहीं काटनी चाहिए? अगर नहीं, जब रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, मुझे एक बात बताइए, इस बैन के खिलाफ अगर जो उलमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर वो लायबल हुए ना, फिर वो रिस्पॉन्सिबल कल्पेबल है। अच्छा, अब आप उस शिया आलम वाली बात करें ना, सुन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो ठीक है ना कि जो इनवाइट कर रहा है, जो कह रहा है कि इसको वायलेट करो, वो तो अलग है। बट मैं कह रहा हूँ कि बाकी जो है वो जो ये लोगों को बुला नहीं रहा, तो उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कोई ना आ सके वहां पर। लेकिन फिर भी मैं सबसे अपील करूंगा, जितने भी शिया उलमा सुन रहे हैं हमारी बात को, और उसके अलावा जो उलमा हैं, सिर्फ शिया नहीं बाकी उलमा भी जो हैं, मेरे ख्याल में आप दीन के ऐन मुताबिक बात करेंगे अगर आप लोगों को एहतियात का दर्स देंगे। इसके ऊपर हदीस मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने ये जिस्म आपको अपनी अमानत दी है, इसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि हम जब भी आपकी एनसीओसी की वो वीडियो चलती है तो दो बड़े उसमें हमें स्टाक अथॉरिटी के फिगर्स नज़र आते हैं। आप बैठे होते हैं सिविल रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जनाब एक वफाकी वजीर बैठा होता है, साथ आपके साथ एक चमकती वर्दी में एक फुल जर्नैल साहब बैठे होते हैं। आप मुझे ये बता रहे हैं कि एक वफाकी वजीर और एक जर्नैल इकट्ठे बैठ के और टीवी पे जो आके हमें फैसले सुनाते हैं, वो सड़कों पे जो भी चाहेगा गिरोह, चाहे मजहबी गिरोह हो चाहे सियासी गिरोह हो, वो उसकी धज्जियाँ बखेर दे और आप लोग सिर्फ बस दुआएं करते रहेंगे और मिन्नतें करते रहेंगे। समाज रियासत कहाँ पे है? नहीं, एज आई सेड, मैंने पहले भी ये कहा था कि ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो फैसले हो रहे हैं उसकी कोई कंप्लायंस नहीं हो रही, 100% कंप्लायंस नहीं होती। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो भी हमने फैसला किया था इन्फोर्समेंट स्ट्रेंथन करने का, हमने एक हफ्ते के अंदर कंप्लायंस लेवल जो है वो 30% से 55-60% पे जाते हुए देखें, तो कंप्लायंस दोबारा से इंप्रूव हुई है। और वो सिर्फ, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सिर्फ फौज नहीं है, बल्कि प्राइमरीली फौज नहीं है, ये सिविल इंतजामिया जिसने काम किया। ये जो सारे पाकिस्तान में फैले हुए DCs हैं, उन्होंने और उनकी टीम्स ने जबरदस्त काम किया है। जो हमारी पुलिस फोर्स है, IGs है, उन्होंने बेतहाशा मेहनत की है।
सो इन्फोर्समेंट होती है, ऐसा नहीं है। और कोई इन्फोर्समेंट हुई है सिर्फ असद उमर और लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा के दफ्तर में बैठ के अनाउंसमेंट से नहीं ग्राउंड पे फर्क पड़ता। इंप्रूवमेंट जो अच्छी हुई है, जो वबा का फैलाव में ठहराव आया है ओवर द लास्ट 12 months अगेन एंड अगेन, वो इसलिए आया है कि इंतजामिया की टीमों ने जाके ग्राउंड पे इंप्लीमेंटेशन कराई है। बट यस, ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो 100% कंप्लायंस नहीं है। और सबसे ज्यादा जो हमें रेजिस्टेंस आई है वो फ्रैंकली पॉलिटिकल पार्टी से आई है, वो सियासी पार्टी से आई है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, बट ये भी अभी 1-2 दिन है, होपफुली जो है इसका कोई अच्छा हल निकल आएगा। और अभी आपके भी लोग, कराची में इलेक्शन चल रहा था, आपके लोग भी उसी तरह, आपके लीडरान भी, आपके कैंडिडेट्स भी उसी तरह जत्थों के अंदर फिर रहे थे। आपके लोगों ने भी कौन सा फर्क किया है? आपके लोग भी वही कर रहे हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं कहीं अगर लिखा हुआ है हमारी गाइडलाइंस के अंदर के पीटीआई वालों को करने दो जल्द से, वहां पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, वहां पे ग्राउंड पे तो कम से कम पीटीआई वाले भी पर्चा काट दें। चले ऑपोजिशन में तो पर्चा नहीं काट सकते, पीटीआई वाले भी पर्चा काट के उसको एग्जाम्पल बना दें। शायद बिल्कुल काटे ना यार, बिल्कुल काटे। मैं तो कब कह रहा हूं नहीं काटे, मैं आपको बता रहा हूं कि हमने अभी इलेक्शन कमीशन को लिखा है इसके ऊपर। अगर हम उससे आगे जाएंगे ना तो फिर आपको जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, फिर वो आपको साजिश नजर। अच्छा, जमहूरियत तो खतरे में कोई पड़ती नजर आ रही है। अब आपने बात कर दी है, 2-4 मिनट रह गए। आप ही का मैं बयान एक सुनाना चाहता हूँ और आपसे पूछता हूँ, जरा एलैबोरेट कर दें। ये क्या इसके पीछे साइंस थी? जरा वो जो इन्होंने कहा है कि बड़े फैसले हो सकते हैं, सुनाइए जरा। जो है वो इक़्तिदार में चिमटने वाला बंदा ही नहीं है, वो इक़्तिदार के लिए आया ही नहीं है इधर। असेंबली तोड़ देंगे ना, वो जो एक्शन हो दैट्स फॉर हिम टू डिसाइड। डेफिनेटली द बक स्टॉप्स विद हिम, वो जैसे भी डिसाइड करे। लेकिन वो असेंबली भी तोड़ सकते हैं, वो कुछ तोड़ सकते हैं। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ही कैन कर्टेल, अपनी मर्जी से कर्टेल हिज टाइम एज प्राइम मिनिस्टर। मैं चाहता हूं मैं वापस जाऊंगा अपने अवाम के पास, मैं उनसे मैंडेट लेके आऊंगा कि मुझे सही काम नहीं करने दे रहे, तो वो असेंबली तोड़ सकते हैं। इसमें कोई शक। ये क्या अभी शुरू हो गई है बात? आपने बात की, 1-2 और लोगों ने बात की, वज़ीर आज़म साहब जिस तरह की बातें मंसूब हो रही हैं, क्या कोई बिहाइंड द सीन कोई एक पेज पे कोई मुश्किलात आ रही हैं? क्या हो गया, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? कोई ना कुछ हो रही हैं ऐसी बातें, और ना कोई था। आप वो इंटरव्यू दोबारा से सुन लें, बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के। ये नहीं कि ये कहा गया कि क्योंकि सूरत हाल ऐसी हो गई है अब आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं तो क्या असेंबलियां टूट जाएंगी। ये आप दोबारा देख लें सुकून से उसको। बिल्कुल बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के एक थ्योरेटिकल सवाल पूछा गया, क्या इमरान खान असेंबलियां तोड़ सकते हैं? उसका कोई, और ये जो मेरा जवाब सुनाया आपने, ये एक थ्योरेटिकल सवाल का जवाब था। ये नहीं था कि 15 दिन में कुछ होने वाला है। यार अभी तो महीना नहीं हुआ, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, 179 वोट हैं असेंबली में, 179 पूरे के पूरे पड़े थे, तो क्या परेशानी नजर आ रही है? तो क्या हो गया, एक महीना नहीं हुआ, एक 30 बंदों का जहांगीर तरीन ग्रुप भी बन गया है जो जाके प्राइम मिनिस्टर को भी मिला और ग्रुप भी अपनी जगह कायम है। पहली बात तो आई एम नॉट श्योर कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप है या नहीं है। हाँ, हमारे एमएनएस के अंदर से ऐसे एमएनएस हैं जिनके जहन में एक तशवीश है कि क्या जहांगीर तरीन को फेयर जस्टिस मिल रही है या नहीं मिल रही। उनमें से अगर किसी ने ये बोला है कि हुकूमत के खिलाफ हम जो है वोट डालने जा रहे हैं तो मुझे बता दें, मुझे बताएं इनमें से कितनों की हिम्मत है कि उनको पता हो कि इमरान खान नाराज हैं और उसके सामने जाके उस बंदे की वो बात करें जिससे इमरान खान नाराज है। उनको इमरान खान की तबीयत का नहीं पता जब तक कि प्रॉपर एक ग्रुपिंग ना हो गई हो। आपको भी पता है कौन दरबार में जाके बोलता है, और वो भी इमरान खान जैसे बंदे के सामने जिनका टेम्पर बड़ा मशहूर है, उड़ा के रख देते हैं बंदे को। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इमरान खान के उनको टेम्परमेंट पता है, और उनको पता है कि इमरान खान में टॉलरेंस जो है वो किसी और सियासी लीडर से कहीं ज्यादा है। मैं आपको सर, जिस दिन में पहली पार्लिमानी पार्टी लीडर मीटिंग हुई है ना, मेरे फाइनेंस मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन के बाद, मेरी जो कैबिनेट से रेजिग्नेशन के बाद, तो जो पहली पार्लिमानी पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें एक एमएनए साहब खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि जी ये बताएं कि यहाँ पे असद उमर आपके राइट पे क्यों नहीं बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब को पूरी पार्लिमानी पार्टी के अंदर, और लोगों ने उसमें चंद लोगों ने तालियां भी बजाई थी। वो जमहूरी पार्टी है, इमरान खान जमहूरी लीडर है। सो आई गोइंग बैक, मैंने ना जहांगीर तरीन से भी कभी ये सुना है, कोई जहांगीर तरीन का कोई आपने स्टेटमेंट सुना है कि हुकूमत गिरा देनी चाहिए? ऑल जहांगीर तरीन इज सेइंग कि उनके जहन में शकूक व शुबात हैं कि क्या ये फेयर तरीके से ये काम किया जा रहा है या उनको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, ब्लिंक तो उन्होंने आपको करवा दिया है ना, उनको अली जफर को नॉमिनेट करना पड़ा कि तुम इसको देखो, उनको एक ऑफिसर, एक सीनियर ऑफिसर एक और लगाना पड़ा, तो ब्लिंक तो करवा दिया उन्होंने गवर्नमेंट को। और जो
ग्रुप बतौर जहांगीर तरीन खान ग्रुप के तौर पे इमरान खान को मिलना तो पड़ा उनसे. सो इट इजंट ऑल दैट इररिलेवेंट आइदर. मैं फिर वही आप मालिक आप मिलते हैं, लोगों की आप बात सुनते हैं, आप खबर सुनते हैं, मैं डायरेक्टली इनके साथ बैठता उठता हूँ. ये उस डिनर के बाद जिसके बाद ये सारा तूफान खड़ा हुआ था, इसमें से ज्यादातर एमएनए जो हैं वो मुझसे इंफरादी तौर पे मुलाकात कर चुके हैं. मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो आप समझ रहे हैं तूफान वो है नहीं यहाँ पे. दूसरी ब्लिंक के ऊपर बात आ जाए, क्या इमरान खान कोई वेंडेटा चला रहे हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ? क्या वो कोई साजिश के तहत जहांगीर तरीन को डैमेज करना चाह रहे? क्लियरली नॉट, राइट. तो अगर कोई शकूक शबाब लोगों के दिमाग में पैदा हो रहे हैं तो बहुत अच्छा सेंसिबल फैसला है कि आप एक ऐसा शख्स, अली जफर की ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट है, बेतहाशा रिस्पेक्ट करते हैं लोग उनको, और वो अच्छा आखिरी सवाल, आप सीक्रेट सैडिस्टिक प्लेजर तो नहीं ले रहे सारे जहांगीर तरीन एपिसोड से? समझा मैं, सॉरी मैं समझा नहीं. मैं कह रहा हूँ कि सीक्रेट सैडिस्टिक प्लेजर तो नहीं ले रहे आप इस तमाम एपिसोड से? सर आप मुझसे इंटरव्यू कर चुके हैं, बिल्कुल शुरू से कर चुके हैं. आपको पता है मेरे व्यूज पब्लिकली एक दफा नहीं बार रिपीट कर चुके. सर थैंक यू वेरी मच. यू नो वी लाइक टीजिंग यू अ बिट. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो. नाज़रीन सीरियस बात पे मैं ख़त्म करूँगा. आपने बातें सुनी है, मैं तो परेशान ही हूँ फ्रैंकली कि ये जो कोरोना वायरस है, यकीन माने इसको सारे लोग बड़े पसंद हैं. ये हिंदुओं को भी उतनी खुशी से खाता है, ये क्रिश्चियंस को भी उतनी खुशी से खाता है. आप सुन्नी हैं, शिया हैं, कुछ भी हैं, ये आपको उसी लज्जत से आपकी जान लेना पसंद करता है वायरस. इसमें कोई तफरीक नहीं करता. मुझे समझ नहीं आती कि हमारे मजहबी उलमा इन चीज़ों के ऊपर अपनी अना या ज़िद क्यों लेके आते हैं. इंसानी ज़िंदगी को फौकियत होनी चाहिए. मैं पहले भी कहता हूँ, हमेशा जुलूस भी निकलते रहेंगे, मजलिसें भी होती रहेंगी, मुज़ाकरे मनाज़रे भी होते रहेंगे. ज़िंदगी होगी तो सब कुछ होगा. सिर्फ इतना सोच लें. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.